नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ मोनिका ठाकुर। और दिल्ली में सांसों का संकट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और यही वजह है कि लगातार परेशानियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही, ख़ास तौर पर आपकी सेहत को लेकर, हमारी सेहत को लेकर सबसे ज़्यादा एक्यूआई जो है वो घातक साबित हो रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए किस तरीके की सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए, अ, हमारी सेहत पर इसका कितना असर हो रहा है, इसी अ, चर्चा पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विवेक नांगिया हैं, वाइस चेयरमैन एंड हेड हैं पल्मोनोलॉजी मैक्स हेल्थ केयर से। सर बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। थैंक यू। डॉक्टर विवेक, अभी फ़िलहाल जो एक्यूआई चल रहा है, और क्योंकि दिल्ली सेकंड प्रदूषित शहर बन गया है पूरे देश में, एक्यूआई का स्तर 300 से 400 के बीच ही चल रहा है। सबसे ज़्यादा असर अगर हम बताएँ तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर पड़ रहा है। अ, अभी फ़िलहाल सबसे पहला कॉशन क्या लेना चाहिए आम जनता को? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना है कि एक्यूआई लेवल्स काफ़ी खराब हैं। कल भी मैं कुछ लोगों से मिला, जो मुझे ये कह रहे थे कि ऐसी तो जब हम हुँ, छोटे होते थे तब भी ऐसा ही होता था, तब एक्यूआई मॉनिटर्स नहीं होते थे, ऐसा नहीं है। ओवर द ईयर्स जो हम देख रहे हैं, एक्यूआई लेवल हुँ, पुअर ही होता जा रहा है एंड इसका एक्चुअली हमारे लंग्स के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट है। सिर्फ लंग्स के ऊपर ही नहीं, पर पूरी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर हमारा काफ़ी इम्पैक्ट होता है। अगर आप देखें, काफ़ी स्टडीज़ आ गई हैं हुँ, जिन्होंने ये शो किया है कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती जा रही है बिकॉज़ ऑफ दिस पुअर एयर क्वालिटी जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं सुबह-शाम। सो ये मानना बहुत ज़रूरी है हमारा, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम देखें इसके जो इफ़ेक्ट्स हमारे हेल्थ के ऊपर होते हैं, लंग्स में तो होते ही होते हैं, हुँ, बट और ऑर्गन्स पे भी होते हैं। अगर आप जो छोटे-मोटे जो पार्टिकल साइज़ 10 माइक्रोन्स एंड ऊपर का होता है, उससे तो यूजुअली खाँसी-ज़ुकाम, हुँ, नज़ला, गले में खिच-खिच होना, आँखों से पानी आना, हेडेक होना, ये सब होता है। गले में ऐसा लगता है कुछ फँसा हुआ है सारा दिन। तो उसकी वजह से इतना होता है। बट जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो 0.5 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं, वो लंग्स के अंदर डायरेक्टली जाते हैं और एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड ट्रिगर करते हैं। सो पहले लंग्स के अंदर डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से एलर्जीज, अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एक नई डिजीज आई है हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, जो आइडेंटिफाई की गई है, वो भी इसकी वजह से होती है। हुँ, लंग कैंसर डेवलप हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी कैस्केड है, वो हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट करता है, हार्ट अटैक कॉज कर सकता है, एट्रियल फिब्रिलेशन कॉज कर सकता है, ब्रेन में जा सकता है, ब्रेन स्ट्रोक क्रॉस कर सकता है। प्लस अब तो स्टडीज ये भी दिखा रही है कि डिमेंशिया भी इससे लिंक्ड है। सो डायरेक्टली डेथ इसकी वजह से हो सकती है। प्रेग्नेंट लेडीज को काफी इम्पैक्ट हो सकता है इससे। हुँ, जो बेबी अभी प्रेगनेंसी में वूम में ही है, उसमें प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो सकती हैं, स्लो ग्रोथ हो सकती है, लंग फंक्शन पोर हो सकते हैं। बच्चों में, एडोलेसेंस में एस्मा जल्दी होना शुरू हो गया है, अभी एलर्जी ज्यादा होनी शुरू हो गई हैं, टीबी जैसी इन्फेक्शंस होने लग गई हैं। तो एक तरफ से तो हम बात कर रहे हैं कि टीबी को इरेडिकेट करना है हमें अपनी कंट्री से टिल 2030, एंड दूसरी तरफ हम एयर हुँ। प्रदूषण इतना ज्यादा है जिसकी वजह से टीबी की संख्या भी बढ़ती जा रही होगी, आई एम श्योर। सो सिचुएशन डॉक्टर, काफी खराब है। बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन है और हेल्थ कंसर्न्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन डॉक्टर विवेक, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि या डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आप मास्क पहन लीजिए। क्या वाक़ई में मास्क फ़ायदेमंद है? और अगर हैं तो कौन से मास्क? देखिए, क्या है कि मास्क की बहुत ही लिमिटेड यूटिलिटी है बेसिकली। अगर हुँ, आप एयर पोल्यूशन को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है पार्टिकुलेट मैटर और एक होता है टॉक्सिक गैसेस। तो जो पार्टिकुलेट मैटर हुँ, होता है, वो तो फिल्टर हो जाता है आपका N95 मास्क के साथ, वो भी नॉर्मल साधारण मास्क के साथ नहीं, पर N95 मास्क के साथ 95% ऑफ द 2.5 माइक्रोन पार्टिकुलेट मैटर विल गेट फिल्टर्ड। बट जो उससे छोटा पार्टिकल साइज है वो फिल्टर नहीं होगा। अभी 0.3 माइक्रोन के भी साइज के आ गए हैं मास्क, तो उनसे थोड़ा और एक्सपेक्ट हुँ, करेंगे हम कि फिल्ट्रेशन बेटर हो जाएगा। किंतु उसके अलावा जो टॉक्सिक गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, लेड, अमोनिया, ये सब नहीं फिल्टर होंगे। ये फिर भी आपके साइड से निकल जाएंगे या वहां से हो जाएंगे। सो उसकी वजह से आपका जो इम्पैक्ट है मास्क का लिमिटेड रहेगा। डेफिनेटली कुछ बेनिफिट होगा, पर ये नहीं कि बिल्कुल हुँ। एकदम 100% प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। N95 डॉक्टर मास्क विवेक, बिल्कुल वैसे ही है कि जब बहुत तेज बारिश हो रही हो तो आप छाता लेके हुँ। बाहर निकल जाए तो थोड़े बहुत गीले तो फिर भी आप होंगे ही होंगे फॉर श्योर। सो इट्स डॉक्टर लाइक दैट। विवेक, सबसे ज़्यादा खतरा अगर मैं बताऊँ तो अभी
किन पर सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है? वो जो ऑलरेडी रेस्पिरेटरी बीमारियों से गुज़र रहे हैं, बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है, बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा खतरा है, किसे सबसे ज़्यादा खतरा है अगर एक्यूआई इसी तरीके से 300 से 400 के पार रहता है और क्या प्रिकॉशंस उन लोगों को लेने चाहिए? क्योंकि देखिए सर, हर कोई दिल्ली से बाहर तो जा नहीं सकता है। यही कह रहे हैं ना कि अभी एक्यूआई इतना ज़्यादा है, बच्चों को, महिलाओं को चले जाना चाहिए, बुजुर्गों को चले जाना चाहिए, बट एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड टू गो आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर। तो अभी एंड दैट्स फिलहाल नॉट अ जो नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन। एग्ज़ैक्टली। दैट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। जाएंगे भी तो कितने दिन के हुँ। लिए जाएंगे, और ये थोड़ी कि कल ठीक हो जाएगी ये एक्यूआई लेवल। सो तो व्हाट आर बेसिकली द जो प्रिकॉशंस? हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं, हाई रिस्क ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं या हाईली वल्नरेबल ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं उनको। ये लोग होते हैं जो वृद्ध लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो यंग बच्चे हुँ। हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या किसी को भी अंडरलाइंग लंग कंडीशन है, जैसे कि एस्मा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, या कोई हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, कोई इम्यूनोथेरेपीज ले रहे हैं, कीमोथेरेपीज ले रहे हैं, जिनकी भी इम्यूनिटी लो है, ये सब हाईली हाई रिस्क ग्रुप में आएंगे या मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप में आएंगे। सो अब अ, ये समय आ गया है कि हम लोग अपनी आउटडोर एक्टिविटी या आउटडोर मूवमेंट को डिसाइड करें कि बाहर का एक्यूआई लेवल कितना है। अगर आपका एक्यूआई लेवल 400 से ऊपर है तो बाहर किसी को भी नहीं निकलना चाहिए। जो मिनिमम काम है सिर्फ उसके लिए, जो बहुत ही अर्जेंट काम है उसके लिए बाहर निकलें, अदरवाइज ना निकलें। 300 से ऊपर किसी को भी जो है बाहर स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस, मैराथॉन्स, ये सब अवॉइड करने चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। 300 के ऊपर एक्यूआई पे किसी को भी बाहर स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। जो हेल्दी ग्रुप है वो बाहर निकल सकते हैं, एंड प्रेफरेबली अगर मास्क पहन के निकले तो बेटर है। जो 200 तो से डॉक्टर। ऊपर अगर एक्यूआई है, तो जो हाईली हाँ। वल्नरेबल ग्रुप है, जैसे मैंने आपको बताया, उन लोगों को हुँ। कोई भी स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी बाहर नहीं करनी चाहिए, बट मिनिमम एक्टिविटी के लिए बाहर निकल सकते हैं। बट ये है कि उनका भी रिस्क बहुत ज्यादा रहेगा। इस टाइम पे जरूरी है कि मॉर्निंग वॉक्स के कॉन्सेप्ट से हम लोग निकल जाएं बाहर। मॉर्निंग वॉक पे बिल्कुल ना जाएं। जब बाहर धूप ओके। निकली हो, अच्छे से आपको क्लियरली दिख रहा हो, उसी टाइम पे बाहर जाएं, सैर वैर करें। नहीं तो इंडोर्स ही एक्सरसाइज भी करें। तो पीपल कैन गो टू जिम्स, जिम एंड ऑल इफ वेल, दे जिम में नीड इट? जाएं, पर जिम में भी इंश्योर करें कि वहां की भी एयर क्वालिटी साफ है, अच्छी है। क्योंकि इंडोर एयर पोल्यूशन भी एक और चैलेंज है। कई जगह पे पाया गया है कि इंडोर एयर पोल्यूशन कैन समटाइम्स बी 8 to 10 times हायर देन व्हाट द आउटडोर एयर पोल्यूशन इज। सो उसके एक अलग ही फैक्टर्स होते हैं, तो वो सब भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। और एयर प्यूरिफायर्स कितने इफेक्टिव है डॉक्टर? अगर, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा है कि लोग एयर प्यूरिफायर जो है घरों में लगा रहे हैं या इंडोर्स लगा रहे हैं, क्या ये प्रोटेक्टिव हैं? सो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि एयर प्योरीफायर से कितना बेनिफिट होता है कि नहीं होता है, बिकॉज कोई ऐसी लार्ज स्केल स्टडीज नहीं है हमारे पास ये कहने के लिए कि जहां पे भी एयर प्योरीफायर यूज हुए हैं वहां पे कॉम्प्लिकेशंस कम हुई हैं। वो इसलिए भी हम्म। नहीं है क्योंकि इतना कहीं पे हो भी नहीं रहा यूजेज जहां पे आप 100% एयर प्योरीफायर एनवायरमेंट में रहे, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपोजर तो आपको कहीं ना कहीं पे होगा ही। पर कॉमन सेंस ये कहती है कि जिन जो लोग हाईली वल्नरेबल हैं या जिनको एलर्जीज बहुत ज्यादा हैं, अंडरलाइंग लंग डिजीजेस हैं, वो अगर इस्तेमाल करें, अगर 8-10 घंटे के लिए भी अच्छी हवा वो ब्रीथ कर पाते हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। उतनी देर के लिए आपके लंग्स की जो इम्यून मैकेनिज्म होता है या डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। तो डॉक्टर अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को साँस लेने में हो रही है। अच्छा, आँखों में भी कहीं न कहीं लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। अ, थोड़ा-सा स्ट्रेन महसूस कर रहे हैं लोग। इसके लिए क्या कर सकते हैं? लोगों को क्या करना चाहिए? शेड्स पहननी चाहिए? क्योंकि आँखों में लोग पानी भी डाल रहे हैं बार-बार। इज़ इट सेफ? ऐसा करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन? आप बेसिकली जो आर्टिफिशियल टेयर्स आते हैं वो यूज करना चाहिए, आंखों को क्लीन रखना चाहिए, पानी से हुँ। धोते रहना चाहिए उसको, बिकॉज अल्टीमेटली जो पर्टिकुलेट मैटर है वही है जो आंखों में जाके इरिटेशन कॉज कर रहा है। सो उससे हुँ। प्रिवेंट करें। शेड्स एंड ऑल से तो ज्यादा प्रिवेंशन नहीं होगा, किंतु हुँ। हाँ, अगर आंखों को धोते रहें तो बेटर रहेगा। डॉक्टर, क्या स्किन को भी इफ़ेक्ट कर रहा है ये? अगर इसी तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता रहा, स्किन डिजीज़ेज़ बढ़ सकते हैं? डेफिनेटली स्किन पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। अल्टीमेटली जो है प्रदूषण किसी भी प्रकार का हो, अगर स्किन के ऊपर भी डिपॉजिट्स आने शुरू होंगे तो उतने ही ज्यादा आपको फ्रीक्वेंटली उसको क्लीन करना पड़ेगा, और उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम्स और होने का खतरा रहेगा हमेशा। डॉक्टर, एक हमने अभी भी देखा है कि कुछ लोगों को स्नीज़िंग प्रॉब्लम हो रही है, अब कफ़ कफ़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल अगर प्रिकॉशनरी क्या
उनको पीना चाहिए? आई मीन लाइक, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी हेल्थ ड्रिंक्स लेने चाहिए। पीपल यूजुअली हम्म गो फॉर जिंजर टी और लेमन टी और हम्म ग्रीन टी। व्हाट शुड बी प्रेफर्ड? आई मीन लाइक सूप्स एंड ऑल, क्या उनको पीना चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग रहे? सो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेना चाहिए इस समय में। सो एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली पाए जाएंगे जो जितने आपकी स्पाइसेस होती हैं, जैसे कि सिनेमन है, जिंजर है, इन सब में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे आपको, जितने टाइप की बेरीज हैं, वाटरमेलन है, एंड बनाना है, एप्पल है। फिर वेजिटेबल्स में काफी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेना जरूरी है इसके लिए। कोई क्रॉनिक डिजीज वाला हो या एस्थमेटिक पेशेंट हो, किसी को टीबी हो, उनके लिए क्या वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि ज्यादा कहीं ना कहीं उनकी सेहत पर इसका असर ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी इन क्रॉनिक डिजीजेस से जूझ रहे बिल्कुल। हैं? तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी बीमारियों को अंडर कंट्रोल रखें कंप्लीटली, एंड मेंटेनेंस थेरेपी लेते रहें। देखिए, आजमा में दो प्रकार की थेरेपीज होती हैं, मेंटेनेंस थेरेपी एंड रेस्क्यू थेरेपी। सो रेस्क्यू थेरेपी वो होती है जिस टाइम एक सिम्टम्स बड़े हुए हैं आपके, तो आप रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं इनहेलर्स को। एंड मेंटेनेंस थेरेपी होती है जो आप लॉन्ग टर्म पे यूज करते हैं। सो हम्म। ऐसे मरीजों को बहुत जरूरी है कि अपनी बीमारी को अंडर कंट्रोल रखें। नहीं तो एजमा की वजह से भी अंदर लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन रहेगा, पोल्यूशन की वजह से भी लंग में इन्फ्लेमेशन रहेगा, तो डेफिनेटली उसकी वजह से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहेगी। तो अपनी जो अ, मेंटेनेंस थेरेपी है उसको यूज करें हम्म। रेगुलरली, और रेस्क्यू इनहेलर को अपने साथ रखें। जब भी दिक्कत लगती है तो रेस्क्यू इनहेलर के 2 पफ ले लिए, जिससे इमीडिएटली कंट्रोल में आ जाएगा। बच्चों का स्कूल्स भी चल रहे हैं, बच्चों को लेकर कुछ कोई प्रिकॉशंस पेरेंट्स ले सकते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली उनको स्कूल भी जाना है, और प्रदूषण का लेवल अगर हम देखते हैं तो सुबह और शाम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस जी। लिहाज से बच्चों के लिए पेरेंट्स किस तरीके की सावधानियां बरत सकते हैं? व्हाट शुड बी डन? एक तो ये है कि आउटडोर एक्टिविटी उनकी रिस्ट्रिक्ट करके रखें अभी, ज्यादा स्पोर्ट्स एंड ऑल पे ना एम्फेसिस दें जब तक AQI लेवल थोड़ा सा बेटर नहीं हो जाता। दूसरा ये है कि बच्चे भी अगर फ्लू वैक्सीन, क्योंकि आजकल फ्लू एंड ये जुकाम नजला भी काफी हो रहा है, इन्फेक्शन काफी हो रहे हैं। सो इसलिए अगर वो एंटीवायरल इन्फेक्शन जो ये वैक्सीन आता है फ्लू का, वो ले लें तो वो भी अच्छा रहेगा। डॉक्टर, और बच्चों को भी अभी वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी वानी हम्म, पिलाते रहें उनको टाइम टू टाइम, जूसेस पिलाते रहें टाइम टू टाइम, एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड दें उनको। डॉक्टर कैसे पता चले कि अभी आपकी ब्रीदिंग इश्यूज नहीं है? आई मीन लाइक, क्योंकि कुछ योग की अगर हम बात करते हैं तो लोग 90 सेकेंड्स के लिए अपनी ब्रेथ को रोक देते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, दे वर्किंग, दे फंक्शनिंग वेल। ऐसा कुछ है? योग के माध्यम से भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि हमारी सेहत को कहीं ना कहीं ज्यादा परेशानी ना हो? बिल्कुल, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, अलोम विलोम, इन सबसे काफी फर्क पड़ता है। इससे लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव करती है। इन्फ्लेमेटरी कैस्केड पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, किंतु लंग कैपेसिटी भी इंप्रूव हो जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। सो उतना करें, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। एंड जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्या उनको बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? अच्छा, यूजुअली वो वॉक भी करती हैं शाम को या सुबह वॉक करती हैं, तब दे शुड गो और दे शुड अवॉइड थोड़े टाइम के लिए, जब तक बारिश ना हो या कोई और मेजर ना निकले कि तो एक्वाई को जैसा वैसे? मैंने आपसे कहा कि प्रेग्नेंट लेडीज भी हाईली वल्नरेबल ग्रुप में फॉल करती हैं, तो हम्म। उनको भी अपनी आउटडोर एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड ही रखनी चाहिए। बाहर ना निकलें तो बेहतर है, घर के अंदर ही एक्सरसाइजेस करें और घर की एयर को भी क्लीन रखें, वो भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर विवेक, एक और प्रॉब्लम भी आ रही है, लोगों को सोने में भी दिक्कत आ रही है। इज इट बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन ओनली, स्मॉग एंड ऑल, कि ये कुछ और परेशानियां हैं जो इसकी वजह से हो रही हैं? बिकॉज पीपल आर सोना नॉट इज एबल मोर टू। सोना आई थिंक इज रिलेटेड मोर टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स देन एनीथिंग एल्स। लेट नाइट्स तक उठ के रहना, एंड रात को लेट तक कैफीन पीना, कॉफी, ची, ये सब इंक्लूड करके उसकी वजह से प्रॉब्लम है। एज सच प्रदूषण का इम्पैक्ट नहीं है स्लीप के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग इन, और तमाम बातों को थैंक यू। रखने के। आई होप कहीं ना कहीं जो लोग परेशान हैं अपनी सेहत को लेकर के, इस वक्त क्या करें और क्या ना करना चाहिए, उनको उन तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन डॉक्टर। थैंक यू जी। थैंक यू।